इतिहास लोक में आपका स्वागत है दोस्तों। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में है गांधी जी की किताब हिंद स्वराज। 1909 में प्रकाशित यह किताब गांधी जी ने लिखी थी 1908 में, जब वे इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे पानी के जहाज से। यह किताब प्रश्नोत्तर शैली में है। एक पाठक होता है और एक संपादक होता है। इनके बीच का संवाद हिंद स्वराज में अंकित किया गया है और इस संवाद के माध्यम से पश्चिमी सभ्यता, जिसे गांधी जी शैतानी सभ्यता कहते थे, को चुनौती दी जाती है। मैंने यह जिक्र किया था पिछले अंक में कि गांधी जी एक राजनेता थे, एक प्रयोगधर्मी इंसान थे। गांधी जी एक लेखक भी थे। और एक बात मैं कहना भूल गया था, वह यह थी कि गांधी जी एक पाठक भी बहुत अच्छे थे। भारतीय दर्शन का उन्होंने अध्ययन कर रखा था और जब उन्होंने कुछ विदेशी लेखकों को पढ़ा तो उन्हें लगा कि यह तो भारतीय दर्शन की पुष्टि है। लेकिन अपने सारे अध्ययन को संकेंद्रित करके गांधी जी ने जो किताब लिखी, वह किताब दुनिया में लोकप्रिय भी बहुत हुई। उस किताब ने शैतानी सभ्यता की बुराइयों को तो उजागर किया ही किया, लेकिन एक विकल्प भी प्रस्तुत किया। यह खास बात है। पिछले अंक में हमने यह बात की थी कि गांधी जी का जो हिंद स्वराज्य है वह पूंजीवाद के विरुद्ध खड़ा है। हमने पूंजीवाद के संदर्भ में यह जिक्र किया था कि बाजार है वह बंधन में जकड़ता है और बाजार तब बनता है जब आपके पास अधिशेष उत्पादन हो। और जब आप उत्पादन करें ही इसलिए कि मुनाफा कमाया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो फिर आप अपनी उत्पादित की हुई वस्तुओं के लिए बाजार ढूंढेंगे और आपको बाजार नहीं मिलेगा तो आप बाजार पैदा करेंगे। लोग अपनी अपनी चीजों के लिए जब बाजार पैदा करने लगते हैं तो अर्थव्यवस्था का जो बुनियादी ढांचा है वह चरमरा जाता है, लेकिन दिखता किसी को नहीं है। बाजार की चमक में, बाजार की चकाचौंध में उस चरमराते हुए ढांचे की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। और एक समय आता है जब सब कुछ बिखर जाता है। लेकिन इस बात का पता तभी चलता है जब सब कुछ बिखर जाता है। उसके पहले हम लोग बाजार की भूल भुलैया में घूमते रहते हैं और अपना रास्ता भूलते रहते हैं। तो जब यह कहा गया कि पूंजीवादियों के द्वारा कि भाई बाजार को सरकारें नियंत्रित कर लेंगी, तो यह समझ में आया कि सरकारें कैसे नियंत्रित कर लेंगी बाजार को। सरकारें तो खुद बाजार की गोद में बैठती हैं, बाजार पर निर्भर है सरकारें, इसलिए सरकारें बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकती। तो फिर यह खत्म कैसे होगा? गांधी जी का यह कहना था कि यह अपने आप तो जब खत्म होगा तब खत्म होगा, और उसमें
पता नहीं कितना समय लगेगा। इसे हमें खत्म करना चाहिए और एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था के माध्यम से खत्म करना चाहिए, जिसमें बाजार हो सकता है लेकिन बाजार की हिंसा नहीं हो सकती। उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन हो सकता है लेकिन इतना उत्पादन न हो कि आपको बाजार बनाने पड़े, आपको मांग उत्पन्न करनी पड़े। तो काफी बातें हुई थी अपनी पिछले अंक में इस पूंजीवाद के संदर्भ में। अब पूंजीवाद तो खारिज हो गया, गांधी जी की दृष्टि में पूंजीवाद बेकार है। और यदि हम भारतीय दर्शन की ओर देखें तो भी पूंजीवाद का कोई मतलब नहीं है। जिस देश में यह कहा गया हो कि अकेला खाने वाला पापी होता है, वह पाप खाता है। ऋग्वेद का जिक्र मैं कई बार करता हूं। जिस देश में त्याग के साथ भोग करने की बात कही गई हो, जिस देश में इस पूरी वसुंधरा को कुटुंब समझा गया हो, ये जो वैश्वीकरण, ये जो भूमंडलीकरण आप देखते हैं, सुनते हैं, यह कृत्रिम है। इस तरह का वैश्वीकरण नहीं चाहिए हमें, जिसमें यदि भारत के लोगों पर कोई पीड़ा गुजरती है और यूरोप के लोगों की आंखों में पानी नहीं आता है, तो किस तरह का वैश्वीकरण है ये। यूरोप में कोई दुर्घटना घटती है और एशिया के लोगों की आंखें नम नहीं होती, तो किस तरह का भूमंडलीकरण है। यह जो भूमंडलीकरण आप देखते हैं, सुनते हैं, यह बाजार का भूमंडलीकरण है। और इस बाजार से जो असंतोष पैदा हुआ, इस असंतोष को खत्म करने का एक रास्ता मार्क्स ने बताया, एंजल्स ने बताया, जिसे हम मार्क्सवाद के नाम से पढ़ते हैं। और अचंभे की बात तो यह है कि मार्क्स के बाद लोगों ने जिस तरह मार्क्सवाद को उठाया, जिस तरह से मार्क्सवाद को प्रस्तुत किया, और बाद में वह जो प्रस्तुतिकरण था वही मार्क्स दिखने लगा, उसी में हमें मार्क्स नजर आने लगा, वह सही नहीं था। दुनिया के सामने जो स्वरूप आया मार्क्सवाद का, वह यह आया कि शक्ति के बूते लोग इकट्ठे हो जाएं, गरीब लोग इकट्ठे हो जाएं और वे अमीरों पर धावा बोल दें, राजाओं पर धावा बोल दें, उनको मार डालें, उनको काट डालें और फिर ऐसा शासन स्थापित करें जिस शासन के अंतर्गत हर चीज पर नियंत्रण सरकार का हो, और वह सरकार समता की भावना से काम करे, लोगों में वितरण की व्यवस्था ऐसी करे कि सबको बराबर मिल जाए और सब सुखी हो जाए। मार्क्सवाद और गांधीवाद, और मैं यदि यह कहूं कि हमारा वैदिक दर्शन और मार्क्सवाद एक ही लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने वाले सिद्धांतों का पोषण करते हैं। दुनिया में सभी बराबर हो जाएं। हमारे ऋग्वेद का ऋषि भी यही कहता है, हमारे उपनिषदों के जो वैज्ञानिक हैं वे भी यही कहते हैं, हमारे पुराणों के जो कथाकार हैं वे भी यही कहते हैं, महाभारत के माध्यम से कृष्ण यही कहते हैं, इससे पहले या इसके साथ
रामायण के माध्यम से राम यही कहते हैं। और जब विवेकानंद यह कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में एक कुत्ता भी भूखा है, आपको पेट भरकर खाने का अधिकार नहीं है, तो भी यही कहते हैं कि दुनिया में समानता होनी चाहिए, हर जीव का आदर होना चाहिए। और गांधी भी यही कहते हैं। गांधी से पहले मार्क्स भी यही कहकर गए कि सबको बराबरी पे लाना है। फर्क क्या है? फर्क यह है कि जो मार्क्स के जो अनुगामी थे, उन्होंने उसका जो रास्ता चुना, वह रास्ता रक्त से भरा हुआ रास्ता था। उस रास्ते पर चलने वाले लोगों के हाथों में तलवारें थी, बंदूकें थी। और गांधी का यह कहना है कि इस तरह से आप बराबरी नहीं ला सकते। गांधी भारतीय दर्शन को ही प्रतिबिंबित करते हैं अपनी वाणी में। इस तरह से आप हिंसा के विरोध में हिंसा खड़ी करेंगे, जो समानता आप लाएंगे वह अस्थायी होगी। इससे अच्छा है कि लोगों का दिल बदले। तो जो मार्क्स का जो रास्ता आया, वह असल में पूंजीवाद के विरोध में था, वह राजशाही के विरोध में था। राजशाही तो इस दुनिया से लगभग चली गई, लेकिन उसका नया रूप सामने आ गया। दुनिया से राजशाही चली गई, लेकिन दुनिया में जो गरीब है, राजा चला गया, लेकिन जो रंक है, उस रंक की सुनी जा रही है क्या? और क्या जितने भी रंक हैं, जितने भी गरीब हैं, सभी की सुनी जा रही है क्या? उन गरीबों की भी सुनी जा रही है क्या जिनको अपनी गरीबी का भान ही नहीं है, जो बोलते ही नहीं है? लेकिन इंसान तो वे भी हैं। ये हो रहा है क्या? ये नहीं हो रहा है। तो फिर आपने क्या लड़ाई लड़ी? आपने शक्ति के बूते दुनिया में कुछ बड़ी घटनाएं संपादित की, रूस बनाया, बड़ा रूस बनाया। उस रूस का क्या बना? रूस तो पूंजीवादी हो गया। चीन आज आपको कैसा दिखता है? आज दुनिया से चीन प्रतिस्पर्धा कर रहा है, तो वह क्यों कर रहा है? रूस में है क्या मार्क्सवाद? चीन में है क्या मार्क्सवाद? नहीं है। वे देश जो मार्क्स के नाम पर खड़े हुए थे, वे या तो पूंजीवादी हो गए हैं या गरीबी के गर्त में पड़े हैं। तो फिर उस हिंसा के रास्ते पर चलने से क्या मिला? आप ये कहते हो कि उत्पादन की जो अधिकता है उसको नीचे के स्तर पर यदि ले आया जाए तो समानता स्थापित हो जाएगी। बल के बूते, संगठन के बूते, निम्न वर्ग के जागने के बूते। लेकिन यह हो नहीं सकता। आप सब कुछ राज्य के नियंत्रण में दे देंगे, फिर भी उत्पादन नीचे के स्तर पर नहीं आएगा, क्योंकि वह ज्यादा है। आपने अपने देश में ऐसा कर लिया कि जो उत्पादन है उसको हम नीचे के स्तर तक ले जाएंगे, लेकिन जो बचेगा उस माल को आप कहां बेचेंगे? आप किसी दूसरे देश में बेचेंगे, उसका शोषण करेंगे। तो यह संभव नहीं है इस रास्ते से। और हिंसा के रास्ते से आप कह रहे हो कि हम पूंजीपतियों को खत्म कर देंगे।
यदि आपने कल्पना कीजिए कि दुनिया के सारे पूंजीपतियों को खत्म कर दिया है, तो मजदूर क्या खाएगा? चीजों को नियोजित करना चाहिए या चीजों को नष्ट करना चाहिए? यह बड़ा प्रश्न है। फिर आप वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। गांधी जी चीजों को नियोजित करने की बात करते हैं और जितना जरूरत है उतना ही उत्पादित होना चीजों का, उत्पादित किया जाना चीजों का, वह नियोजन ही है। आप हिंद स्वराज को पढ़ लीजिए। फिर दूसरी बात यह कि वर्ग संघर्ष से यह संभव है बराबरी। जहां एक वर्ग है और आपके प्रतिपक्ष में दूसरा वर्ग है, इस संघर्ष का क्या बनेगा? आप पूंजीपतियों को नष्ट कर देंगे, एक बार कर देंगे, लेकिन वे फिर खड़े हो जाएंगे और आपके बीच में से ही खड़े हो जाएंगे। आप देख लीजिए, जिन लोगों ने पूंजीवाद के सहारे सत्ताएं खड़ी की थी, चाहे वे उद्योगपति हों या राजा कह सकते हो आप, विभिन्न देशों में अलग अलग नाम होंगे राजाओं के, पूंजी उन्होंने भी धन के बूते ही किया। यानी आपने चाहे राजतंत्र में या पूंजी तंत्र में किसी भी रूप में आपने शक्ति अर्जित कर ली, उस शक्ति को आपने नष्ट कर दिया। जिन लोगों के नेतृत्व में आपने शक्ति को नष्ट किया, ठीक है, आपने राजा को मार दिया, आपके व्यक्ति कुर्सियों पर बैठ गए, दफ्तरों में बैठ गए जाके, लेकिन उनका रवैया कैसा रहा बाद में आप देख लीजिए। दुनिया के ऐसे देशों का अध्ययन कर लीजिए जिनमें कथित तौर पर क्रांति हुई है। जिन लोगों को आपने अपदस्थ किया, आप उनके जैसे ही हो गए। जिन पूंजीपतियों को आपने हटाया, सरकार के नियंत्रण में आपने कारखाने दे दिए, फैक्ट्रियां दे दी, सरकार खुद पूंजीपति जैसा व्यवहार करने लगी। यदि आपने आधा सरकार को दिया, आधा लोगों को दिया, तो बीच में संघर्ष हो गया। यानी यह संभव नहीं है कि आप वर्गों को खत्म कर दें। जिनके हाथ में सत्ता आती है, जिनके हाथ में धन आता है, वे लोग हमेशा अपना अलग वर्ग बनाते आए। आप ऐसा देख सकते हैं, अपने आसपास झांक कर देख सकते हैं। तो ये वर्गीकरण खत्म नहीं हो सकता। फिर जो मार्क्सवाद है, उसका अध्ययन तकनीकी विकास पर आधारित है। तकनीकी विकास का मतलब आप ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, उद्योग, मार्केट, इसी को मत दीजिए। आप थोड़ा पीछे जाके सोचिए, मार्क्स के जमाने में जाके सोचिए आप, जब ये हाल नहीं था। तो जो दर्शन लेकर आते हैं मार्क्स, वे तो आदमी जब सभ्य होने लगा था, जब उसने औजार बनाने शुरू कर दिए थे खेती के और शिकार के, वहां से चलते हैं वे तो मार्क्स। और वे एक रास्ता सुझाते हैं बराबरी का। अब आप जब तकनीक पर आधारित अध्ययन कर रहे हैं, तो अब जो तकनीकें आई हैं, इन तकनीकों को नष्ट करने की बात तो आप करेंगे ही नहीं। आप तो ये कहेंगे कि तकनीकें ठीक है। यदि 5000 आदमियों का काम 50 आदमी कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मुनाफा बराबर बंटना चाहिए, आप तो ये कह रहे हैं। तो जो बाकी के लोग हैं, 5000 में से आप 50 आदमी घटा दो, उन लोगों के उस अधिकार का क्या होगा जिसके तहत उनको मेहनत करके कमाने का अधिकार है? तो तकनीकी विकास के माध्यम से आपने कैसे, कहां बराबरी स्थापित कर दी? क्या आप उन लोगों को घर बैठे भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, मकान देंगे?
और देंगे तो क्या वे लेंगे, और वे ले लेंगे तो उनकी अगली पीढ़ियों का क्या होगा, वे कितनी निकम्मी हो जाएंगी आप सोचिए। तो जो प्रक्रियागत परिवर्तन है वही उचित है। धीरे धीरे हुआ परिवर्तन और लोगों के मन से हुआ परिवर्तन, यह हिंद स्वराज कहता है। तो जो दो बड़े विकल्प हैं दुनिया के सामने, एक पूंजीवाद और एक मार्क्सवाद, और इन दोनों ही जो दर्शनों को यदि अपन गहराई से देखें, पूंजीवाद को और मार्क्सवाद को, तो निश्चित रूप से किसी के हाथ में पूंजी केंद्रित हो जाती है तो किसी के हाथ में सत्ता केंद्रित हो जाती है। सत्ता और पूंजी का गठजोड़ कभी गरीब का भला नहीं होने देता। और यदि आप सब कुछ नष्ट करने की सोच लें, मार्क्सवाद का जो रास्ता बताया गया है, मार्क्सवादियों ने जो रास्ता बताया, लक्ष्य उनका बड़ा पवित्र है, इनकार नहीं है, लेकिन उस रास्ते से तो आप सब कुछ नष्ट करते चलेंगे। आप सब कुछ नष्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो लौटते समय आपको क्या मिलेगा? लौटने का रास्ता नहीं है। और पूंजीवाद, आप ये कह रहे हो कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कमाने का अधिकार है, धन इकट्ठा करने का अधिकार है, तो क्या उसे अनैतिक तरीकों से धन इकट्ठा करने का अधिकार है? क्या यह अनीति नहीं है कि जो जिस चीज की दुनिया में जरूरत नहीं है उस चीज को आप इसलिए पैदा किए जा रहे हो कि आपके पास धन बढ़ जाएगा? और दोनों ही व्यवस्थाओं में, चाहे वे पूंजीवाद हो या मार्क्सवाद हो, सरकार के नियंत्रण की बात करते हैं। मार्क्सवाद तो कहता ही है कि नियंत्रण सरकारी होना चाहिए पूरा, लेकिन पूंजीवाद के जो समर्थक लोग हैं वे ये कहते हैं कि साहब सरकार नियंत्रित कर लेगी पूंजीपतियों को। जो सरकार पूंजीपतियों की गोद में खेलती आई है, सरकार का मतलब एक व्यवस्था से है, दुनिया के किसी भी देश में देख लीजिए, वो फिर उन पूंजीपतियों की गलत बातों का विरोध कैसे करेगी? और अब तो जो स्थिति सामने आ रही है, बड़ी विचित्र स्थिति सामने आ रही है। अब तो पूंजीपतियों और पूंजीपतियों के बीच का गठजोड़ इतना मजबूत होता जा रहा है। एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी, तीसरे देश की कंपनी, चौथे देश की कंपनी, ये मिलके काम कर रही है। कोई सरकार क्या बिगाड़ लेगी इनका? क्योंकि ये तो अपनी जो देशों की सीमाएं हैं उनसे बाहर जाके काम कर रहे हैं। कोई भारत का पूंजीपति यदि अमेरिका में धन कमा रहा है और अवैध तरीके से कमा रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते उसका, यहां बैठे उस पर अमेरिका के कानून लागू होंगे। तो इन दोनों ही व्यवस्थाओं में सत्ता की भूमिका लोक कल्याण की नहीं हो सकती। लोक कल्याण की बात करना अलग चीज है, लोक कल्याण का होना एक अलग चीज है। तो गांधी जी ने विकल्प दिया कि भाई एक ऐसा समाज बनना चाहिए जो हो तो ऐसा कि जिसमें सभी लोग बराबरी पर हों, सभी को बराबर मौका मिले। कोई ज्यादा कमाना चाहे तो कमाए, अनैतिक तरीके से नहीं कमाए, और जो वह ज्यादा कमाए वह वापस लौटाए। अब कोई कह देगा सब वापस क्यों लौटाए, कमा क्यों रहा है? तो उसको यह समझाना पड़ेगा कि तू कमा रहा है लेकिन तू अपने लिए नहीं कमा रहा, इस समाज के लिए कमा रहा है, और यही तेरी प्रतिष्ठा है, यही तेरी योग्यता है। इसी वजह से तू दूसरों से अलग है कि तू ज्यादा कमा रहा है और समाज की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। यह उपलब्धि है तुम्हारी। तुम्हारी उपलब्धि तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं है, या तुम्हारा 40 मंजिल का भवन नहीं है, या तुम्हारे पास 10 हेलीकॉप्टर हैं, या आपके पास 1000 गाड़ियां हैं। यह नहीं है आपकी प्रतिष्ठा। ये समझाना पड़ेगा। आपकी प्रतिष्ठा कमाने में है, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा उस कमाए हुए को त्याग के साथ भोग करने में है। यह करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे कितना ही समय लग जाए, कितना ही लंबा रास्ता तय करना पड़े, लेकिन रास्ता यही है। और गांधी जी यदि ये कहते हैं गांधी जी कि यदि लोगों की समझ में आ जाए ये बात तो ज्यादा समय भी नहीं लगेगा।
व्यक्तिगत रूप से लोग अहिंसक होते हैं, इसे सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से लोग जिस भावना से काम करते हैं, त्याग करते हैं, त्याग की इस भावना को सामूहिक रूप से लागू करना होगा तो जल्दी हो जाएगा। तो गांधी जी का यह कहना है कि आधारभूत नैतिकता नहीं छूटनी चाहिए। आपके सीने पर आपका हाथ हमेशा होना चाहिए कि किसी का हक तो नहीं मार रहे हैं आप, ये बहुत जरूरी है। यही आधारभूत नैतिकता है। अब ये जो बाजारवाद है, भूमंडलीकरण है, इसमें आधारभूत नैतिकता नहीं है। नैतिकता इसमें है लेकिन अलग तरह की नैतिकता है। हमने ऐसी नैतिकता देखी है कि करोड़ों का माल बिना अग्रिम दिए हुए बिना पहुंचा दिया जाता है और पैसा भी आ जाता है, धन भी आ जाता है, या बदले में माल आ जाता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है दुनिया में। लेकिन इस नैतिकता का क्या बनना है? ये तो व्यावसायिक नैतिकता है। यदि आप ये नैतिकता नहीं रखेंगे तो आप कमा पाएंगे, न सामने वाला कमा पाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि भाई एक ऐसा समाज बने जिसमें हिंसा न हो, जो प्रेम पर आधारित हो। और इस व्यवस्था में यह कतई संभव नहीं है, शैतानी सभ्यता के रहते यह संभव नहीं होगा, जो मशीन पर आधारित सभ्यता है और मशीन ने लोगों का रोजगार छीन लिया है। वे कहते थे कि ये जो संसदीय राजनीति है यह तो बांझ है, आप निरपेक्ष हो ही नहीं सकते किसी हैसियत में जाने के बाद। राजनीति को तो गांधी जी ने वेश्या तक कहा था कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो फिर जो विकल्प दिया गांधी जी ने, उसमें कौन कौन सी बातें बताई? उन्होंने कहा भाई शासन हृदय का होना चाहिए। मैं कई बार जिक्र करता हूं महाभारत के शांति पर्व का, जब भीष्म कहते हैं युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर पूछता है कि महाराज ये क्या है, ये शासन, ये सब राजा, ये सब क्या है, ये क्या किस तरह की व्यवस्था है, इसकी क्या जरूरत पड़ी? तब भीष्म ने कहा कि युधिष्ठिर, एक समय था जब कोई राज्य था ही नहीं, जब कोई राजा नहीं था, जब कोई दंड देने वाला नहीं था, कोई न्यायाधिपति नहीं था। सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार दूसरों की रक्षा करते थे और वे स्वयं पर शासन करते थे। यह है हृदय का शासन। आपके पास खूब ज्ञान है, ज्ञान आपने ले लिया और उस ज्ञान को आप किसी को दे नहीं रहे हैं, दूसरा ज्ञानी न हो जाए तो आप हिंसा कर रहे हैं। आपका हृदय इतना कोमल होना चाहिए, इतना उदार होना चाहिए कि आप ये सोचें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं सिखाऊं। मतलब केवल धन की बात नहीं है। आप यदि ये सोचते हैं कि आपने अपने चिंतन से, आपने अपने ज्ञान से ये समझ लिया है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की अवधारणा क्या है, लोगों को समझाइए। आप खुद बहुत सम्मानित हो गए हैं, लेकिन आप दूसरे को अपमानित करते हैं, अपमानित नहीं करते हैं और उसका सम्मान भी नहीं करते हैं। एक ही बात है, आप वह कीजिए, वह हृदय का शासन है। एक बड़ी सभा में मैं बहुत बड़े आसन पर बैठा हूं, मुझे मालाएं पहनाई जा रही हैं और जो दूसरे लोग हैं वे नीचे बैठे हैं और आप फूल कर कुप्पा हो रहे हो। हम सम्मानित हैं, हमारा कितना सम्मान है, आपका कितना सम्मान है। वो जो लोग वहां बैठे हैं उनके बिना आपका कोई सम्मान नहीं है। सम्मान तो हमें एक बच्चे को भी देना पड़ता है। एक छोटा बच्चा आपसे बात करता है, अब बच्चे की लंबाई कितनी होगी? 3 फुट, और आपकी हाइट मान लीजिए कि 6 फुट है, बच्चे की ऊंचाई 3 फुट है। वह जब आपसे बात करता है, उसकी बात आप कैसे सुनते हो? या तो आप जमीन पे बैठते हो उस बच्चे के बराबर, तब वो महसूस करता है हां ये मेरी बात सुनेंगे। आप ये कहो कि तू तेरा मुंह ऊपर कर और मैं मेरा मुंह और ऊपर कर लेता हूं, बोल,
ये हृदय की आवाज नहीं है, अन्याय है। आप सहज रूप से बैठ जाते हैं, आप हत्यारे होंगे, आप चोर होंगे, लेकिन बच्चा सामने आता है तो आप झुककर बात करते हैं, बेटा क्या चाहिए, क्या कह रहे हो, और बच्चा प्रसन्न हो जाता है क्योंकि आपने उसको सम्मान दिया है उसके बराबर जाके। और या आप क्या करते हैं, बच्चे को गोद में उठा लेते हैं, अपने से ऊंचा कर लेते हैं, हमसे ऊंचा कर लेते हैं बच्चे को। आप देखिए कितना प्रसन्न होता है। अबोध है वो, फिर भी आपका सम्मान पाकर प्रसन्न है वो। मुझे खुद से ऊंचा बनाया, यह वो समझ रहा है। यह हृदय का शासन है। आपको पता ही नहीं चलता है, आपका हृदय आपको शासित कर रहा है और आप जमीन पे बच्चे के बराबर बैठ जाते हैं, आप बूढ़े के बराबर बैठ जाते हैं, वृद्ध व्यक्ति के बराबर बैठ जाते हैं। ऐसा होता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। ये हमारी आदत होनी चाहिए, हमारा स्वभाव होना चाहिए। अब आप कह देंगे कि आप ऐसा कह रहे हैं, आप करते हैं क्या? मैं बहुत बार कह चुका हूं कि लगभग हम 60 बार मिल चुके हैं गांधी दर्शन के सिलसिले में, और मैं 8 बार कम से कम कह चुका हूं कि मैं तो गांधी जी की बात रख रहा हूं आपके सामने, मेरी भूमिका इतनी ही है। कल को मुझे आप कटघरे में खड़ा कर देंगे किसी भी मौके पर कि आपने ये कहा था ना उस दिन, रिकॉर्डिंग देख लीजिए, तो मैं दावा नहीं कर रहा गांधी होने का, मैं तो वह बात कह रहा हूं जो गांधी जी ने कही, आप तक पहुंचा रहा हूं। बस यही कहना चाहता हूं कि अभी आप लगे हुए हो अधिकतम उत्पादन में, जिसकी जरूरत नहीं है। और गांधी जी क्या कहते हैं कि आप नीचे आइए, आप न्यूनतम उत्पादन पर आइए, जितनी जरूरत है उसी पर आइए। आप इस समय मुनाफा कमाने के चक्कर में हिंसक होते जा रहे हैं, लोगों के रोजगार खाते जा रहे हैं, नई नई मशीनें ला रहे हैं। गांधी जी कहते हैं कि नहीं, अहिंसक होइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दीजिए, समायोजित कीजिए अपने काम में। ये फर्क है। कृत्रिम मांग को पैदा मत होने दीजिए। फिर स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी का मतलब यह है कि किसी 150-200 किलोमीटर के क्षेत्र में जो चीजें उत्पादित हो रही हैं वे उसी इलाके में खप जाएं, और बचे तो फिर पास वाले में चली जाए। ऐसा नहीं कि आपके यहां हल्दी ज्यादा उत्पादित हो रही है, अच्छी हल्दी है, आपने सारी हल्दी को पैक किया और आपने विदेश भेज दिया। ये नहीं होना चाहिए। तो 3 चीजें हो गई ना, हृदय का शासन हो, और अधिकतम अहिंसा हो, और इसके अलावा स्वदेशी हो। ये आधार है। और फिर ये जो तकनीक है, गांधी जी तकनीक के विरोधी नहीं है। आप पढ़िए हिंद स्वराज को, वे कहते हैं कि भाई तकनीक, आप अच्छा हल बनाइए ना, आपको कौन मना कर रहा है। एक अच्छी तकनीक से आपने एक अच्छा हल बनाया, वह हर व्यक्ति के पास पहुंच सकता है, हर व्यक्ति को काम मिल रहा है, उत्पादन भी ज्यादा हो जाएगा, पेट अच्छा भरेगा। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक मशीन पर 5 आदमी काम करें और वे 500 लोगों का रोजगार छीन लें। ये तकनीक का अहिंसाकरण नहीं है, ये तकनीक का हिंसक रूप है। यह नहीं होना चाहिए। फिर इसके अलावा एक बात है, गांधी जी का जो भी भाव है हिंद स्वराज्य में जो निकल कर आता है भाव, वह आध्यात्मिक भाव है। उनके दर्शन में आध्यात्मिकता है, उनके दर्शन में कोरा दिमाग नहीं है, दिल भी है। और वे चेतावनी देते हैं, वे कहते हैं कि ये शैतानी सभ्यता है, ये नष्ट करेगी भी और नष्ट होगी भी। और फिर जितने लोग बचेंगे उनका जीवन बड़ा दुखमय हो जाएगा। कामायनी में प्रसाद कहते हैं ना, चिंता सर्ग में, कि हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की चाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। एक आदमी
प्रलय को देखेगा। कहने का मतलब है कि कम लोग बचेंगे, कम लोग देखेंगे, उन्हें एक नई दुनिया खड़ी करनी पड़ेगी। तो क्यों न जो दुनिया है उसी को सुंदर बनाया जाए। हमें ये समझना चाहिए कि गांधी जी का जो हिंद स्वराज है निश्चित रूप से एक सपना लगता है, लेकिन उस सपने की बुनियाद धरातल है, धरातल पर है उसकी बुनियाद। आप चाहेंगे तो देख पाएंगे। तो ये हमने गांधी जी के हिंद स्वराज की चर्चा की और उसमें हमने ये देखा कि पूंजीवाद और मार्क्सवाद के विकल्प में गांधी जी अपनी एक व्यवस्था देते हैं। अभी हमें हिंद स्वराज पर और भी बातें करनी है, तो हम दोबारा मिलें। तब तक के लिए आप अपने इस साथी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।